नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार। आज अपन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। ये अपने बीएड, एसटीसी और रीट फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट में अक्सर आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। देखिए, अपन ने पहले बात की थी कि शिक्षा का विकास है उसको हमने 3 चरणों में बांटा था। सबसे पहला था, अपने बात की थी, वो थी प्राचीन शिक्षा प्रणाली। फिर अपन ने बात की थी ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली, और फिर हमने बात की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या शिक्षा में योगदान रहा, उसके बारे में बात की थी। अपन बात करते हैं प्राचीन शिक्षा की। संक्षिप्त परिचय पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अपने बात की थी, वैदिक शिक्षा की बात की थी। फिर आपके बात की थी बौद्ध शिक्षा की, फिर इसके बाद में जैन शिक्षा, और फिर उसके बाद में आपने बात की थी मुस्लिम शिक्षा। ये अपनी प्राचीन शिक्षा में अपने बात कर ली थी। उसके बाद में ब्रिटिश कालीन शिक्षा में क्या था वो आपने देखा था। 1813 का जो आज्ञापत्र था उसके बारे में। फिर अपने 1835 में मेकाले ने जो घोषणाएं की थी, जो शिक्षा के बारे में हमको बताया था, वो मेकाले के दौरान अपने देखा था। फिर 1854 का इम्पोर्टेंट चार्ल्स वुड का अपने देखा था। फिर उसके बाद में अपने बात की थी 1882 का हंटर आयोग के बारे में, और फिर अपने देखा था 1902 रेले कमीशन, और फिर 1917 का सेटलर आयोग। देखिए, ये सभी अपने देख लिए थे कि वैदिक कालीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा में क्या हुआ, कैसे भारत एक विश्व गुरु था, और उसके बाद में कैसे कैसे शिक्षा प्रणाली चलती गई। और अपन देखते हैं मुस्लिम शिक्षा में जाकर जो शिक्षा का ढांचा है वो थोड़ा कम हो गया, और जो ऊंचाइयां छू रही थी भारतीय शिक्षा प्रणाली, वो भारतीय शिक्षा प्रणाली थोड़ी से नीचे चरम पे आ गई। फिर ब्रिटिश कालीन लोग आए, उन लोगों ने भारतीय शिक्षा में एक नया आयाम दिया, और वो दिया अंग्रेजी शिक्षा का। सबसे पहले बात करते हैं मेकाले की। मेकाले महोदय ने तो ये तक कह दिया था कि भारतीय भाषा कोई भाषा होने के लायक नहीं है। भारतीय भाषा का शब्दकोश, भारतीय भाषा के ग्रंथ बिल्कुल ऐसे हैं कि एक ब्रिटिश आदमी इसको एक अपनी लाइब्रेरी में सजो सकता है। बस इतना सा शब्दकोश, इतना सा ज्ञान, इतने से ग्रंथ है भारत के हिंदी भाषा के और हिंदी ग्रंथों में। चार्ल्स वुड ने फिर इसमें विकास किया। फिर हंटर आयोग इन करते हैं। फिर अपन स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्या योगदान रहा शिक्षा आयोगों का, वो अपन पढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से आयोग और सिफारिशें आई। सबसे पहले बात करते हैं 1948 की, और वो बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जब देश आज़ाद हुआ 47 को, उसके बाद में बहुत ज़रूरी था कि शिक्षा में सुधार किया जाए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था उच्च शिक्षा में सुधार किया जाए। तो इसलिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और उसको जिम्मेदारी दी कि आप उच्च शिक्षा में कैसे सुधार किए जाए इसकी सुझाव दें। तो इनके आयोग में, इनके अध्यक्षता में 1948 में एक आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके सदस्य, अन्य सदस्यों में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर ताराचंद शामिल थे। इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए, लेकिन ये एक छाया थी ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा चल रही थी उनका। फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ और 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का भारत सरकार ने गठन किया और इसके अध्यक्ष थे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा गया। इसी तरह विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं और माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। 1952 में चला और 1953 में इसकी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को प्रस्तुत की गई। तो इस आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और इसने माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपने सुझाव सरकार को दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में जाने से पहले माध्यमिक स्तर पर कुछ सुधार किए जाने चाहिए और इन सुधारों के कारण ही उच्च शिक्षा में कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे। इसलिए 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसके बाद में जो भारतीय शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है, जिस आयोग का जो विस्तृत आयोग था, वो था 1964 का भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग इसने मूलभूत परिवर्तन लाए और इसलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया कि ब्रिटिश शिक्षा से कुछ अलग भारतीय परिवेश का, भारत की शिक्षा प्रणाली में एक नया आयाम था। और इसे जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और इस आयोग में जो मूलभूत परिवर्तन हुए, जो मूलभूत सिफारिशें थी, वो यही थी कि औद्योगिक शिक्षा दी जाए, तकनीकी शिक्षा दी जाए, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए जाए और भारतीय परिवेश की शिक्षा दी जाए। जो शिक्षा केवल सैद्धांतिक है उसे व्यवहारिक पक्ष को आगे बढ़ाया जाए। ये इस भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में 1986 की शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, भारत में तकनीकी का विकास सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की देन है और इस वक्त उनकी कई देशों में यात्रा हुई। उन्होंने देखा कि भारतीय शिक्षा पद्धति है वो तकनीकी से बिल्कुल बेरहम है, मतलब तकनीकी से बिल्कुल अलग है, इसमें तकनीकी का कोई योगदान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा में जो योगदान होना चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर युग की शुरुआत करने के लिए कहा, उन्होंने औद्योगिक शिक्षा की शुरुआत करने के कहा, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय शिक्षा में शामिल कर एक नए आयाम स्थापित करने का प्रयास के लिए विशेष योगदान का कोशिश की। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है और इस शिक्षा नीति का गठन 1986 में किया गया और इस शिक्षा नीति में जो है विशेष रूप से औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा पर विशेष योगदान दिया गया। और ये जो शिक्षा प्रणाली थी, ये जो शिक्षा नीति थी, वो राजीव गांधी जी की प्रेरणा स्रोत ये
थी और 1986 की नीति भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद में देखते हैं तो 1992 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधित रूप नीति का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। अनेक सुधार हुए इसके बाद में, अपन देखते हैं। फिर उसके बाद में 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम संरचना 2005। इसके बाद में इसमें संपूर्ण सिलेबस चेंज किया गया और जो खाई थी बीच में सीबीएसई और अन्य पाठ्यक्रमों के बीच में, उस खाई को पाटने का प्रयास किया गया और इस 2005 में संपूर्ण सिलेबस का विशेषज्ञों की टीम ने जो निरीक्षण किया और कहा कि पूरे देश में सिलेबस बिखरा पड़ा है, इस राज्य में कैसा है, सीबीएसई का कैसा है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड का कैसा है, आरबीएसई का कैसा है। तो इसमें इन्होंने सबको एक जगह करके एक विस्तृत और अच्छा पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास किया। देखते हैं 2006 का ज्ञान आयोग। ज्ञान आयोग का गठन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इसके लिए बेहद प्रयास किए और ज्ञान नॉलेज आयोग के माध्यम से शिक्षा में नए नए नवाचार, नई तकनीक, नए उद्देश्य और नए विचारों का समावेश करने का प्रयास किया गया। इसी तरह आगे बढ़ते गए 2009-10 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम शामिल हुआ, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब से ही प्रयास किया गया था कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वो हर बच्चे को मिले, लेकिन ये नहीं हर बार विधेयक पास होता गया, लेकिन ये सही मायनों में इसको अमल में नहीं लाया गया। सरकार ने प्रयास किया और 2009 और 10 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रत्येक छात्र को मिला, जो इसके लिए जो योग्यताएं जो अचीव कर सकता था उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला। इसके लिए बच्चे को कोई भी पढ़ाई से नहीं रोक पाता था। तो ये सभी जो जितने भी उम्र के बच्चे थे उन्होंने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के माध्यम से अपनी जो शिक्षा है उसकी चाहत को उन्होंने पूरा किया। तो अपन देखते हैं, वापस एक बार दोहराते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें 1948 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 का कोठारी आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 में संशोधित शिक्षा नीति और फिर 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, 2006 का ज्ञान आयोग और 2009-10 का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये सारे भारतीय शिक्षा, नवीन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम शामिल हुए। इसलिए अपन ने इसका आज संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है और आगे क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।